अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओपियम की। ओपियम जो है बेसिकली ये जो एक प्लांट होता है जिसका नाम अगर ना भी याद हो कोई बात नहीं, पेपावेर सोमनिफेरम, उसमें जो पॉपी कैप्सूल्स होते हैं उसमें से हम इसको बेसिकली डिराइव करते हैं ओपियम को। और जिसके पॉपी सीड्स होते हैं, पॉपी सीड्स का ख्याल रखना है कि पॉपी सीड्स आर नॉट पॉइजनस क्योंकि इनमें ओपियम नहीं होता। और जो प्लांट है और जो ओपियम है इनको हमने फर्दर जिसकी एक्टिविटी उसको टू ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, एल्कोलॉइड्स की टू ग्रुप्स में, फेनेंथ्रीन ग्रुप ऑफ एल्कोलॉइड्स एंड आइसोक्विनोलिन ग्रुप ऑफ एल्कोलॉइड। जो फेनेंथ्रीन ग्रुप होती है इट कंप्राइजेज ऑफ मॉर्फिन, कोडीन और थीबीन, जिसमें से मॉर्फिन और कोडीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओपियम में यही दो एल्कोलॉइड्स होते हैं जो कि याद रखने, और ये नार्कोसिस और एनाल्जेसिया कराते हैं। वेरेस जो आइसोक्विनोलिन ग्रुप होती है उसकी एल्कोलॉइड की उसमें पापावेरिन और नार्कोटिन आ जाते हैं जो कि सिर्फ एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनमें इतनी नार्कोटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। जो फ्रेश क्रूड ओपियम है उसका डार्क ब्राउन कलर होता है लेकिन इट बिकम्स ब्लैक ऑन स्टैंडिंग। इट इज़ राउंड irregular flattened masses with a characteristic smell and bitter taste। जो प्रिंसिपल एल्कोलॉइड्स हैं मैंने अभी बताया, इनमें फेनेंथ्रीन ग्रुप ऑफ एल्कोलॉइड्स होते हैं, मॉर्फिन और कोडीन। ओपियम के अंदर जो ओपियम की एक्यूट पॉइजनिंग है, एक्यूट पॉइजनिंग का ये देखा गया जो उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं वो 3 स्टेजेस में हमने डिवाइड किए हैं और डिपेंडिंग अपन उसको हम किस तरह लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तो इंजेस्ट किए तो जो उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं वो विद इन हाफ एन आवर टू एन आवर में आ जाते हैं, और अगर हमने उसको इंजेक्ट किया तो विद इन 3 to 5 मिनट्स में आ जाते हैं। और ये कराती है सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन कराती है, बाद में डिप्रेशन कराती है, देन नार्कोसिस कराती है। 3 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, एक्साइटमेंट, स्टूपर एंड नार्कोसिस, डिपेंडिंग अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। अगर तो हमने बहुत ज़्यादा डोज ले ली ओपियम की तो ये पहली वाली स्टेज नहीं आएगी, एक्साइटमेंट वाली स्टेज नहीं आएगी। वरना अगर थोड़ी सी कम हमने कॉन्सेंट्रेशन लिए तो जो एक्साइटमेंट वाली स्टेज होगी इट विल बी कैरेक्टराइज्ड एज एडल्ट्स में कैरेक्टराइज्ड एज सेंस ऑफ वेल बीइंग फॉर ब्रीफ ड्यूरेशन, लाफ्टर, हेलुसिनेशन, रैपिड हार्टेड, वेरस चिल्ड्रन में कन्वर्जन्स होंगे। फिर स्टेज ऑफ स्टूपर आती है। स्टूपर में क्या होता है कि वेरीनेस, हेडेक, गिडीनेस, सेंस ऑफ वेट इन द लिम्स, डिमिनिश सेंसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू स्लीप। लेकिन इस स्टेज में याद रखना है कि इस स्टेज में जो पेशेंट है ही और शी कैन बी अराउज्ड बाय पेनफुल स्टिमुलाई। जो पीपल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्टेड होंगे, फेस और लिप्स साइनोस्ड होंगे, इचिंग सेंसेशंस विल बी फेल्ट ऑल ओवर द स्किन। और फिर लास्ट की जो स्टेज आएगी दैट विल बी स्टेज ऑफ नार्कोसिस। इसमें जो पेशेंट होगा वो बिल्कुल डी कॉम होगा एंड ही कैन नॉट बी अराउज्ड बाय एनी स्टिमुलाई, एनी पेनफुल और एनी अदर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। मसल्स इसमें रिलैक्सड होंगे और जो रिफ्लेक्सेस होंगे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके होंगे, प्यूपल्स कॉन्ट्रैक्टेड होंगी, पिन पॉइंट मायोसिस उनमें नज़र आ रहा होगा और वो उनका कोई लाइट के खिलाफ रिएक्शन नहीं होगा, ब्लड प्रेशर भी लो होगा, पल्स रैपिड और फीवर होगी, ब्रीदिंग स्लो होगी और जो स्किन होगी वो कोल्ड होगी विद प्रोफ्यूज परस्पायरेशन एंड टेम्परेचर वुड बी सब नॉर्मल। देयर वुड बी मार्क्ड साइनोसिस, फ्रॉथ वुड बी सीन एट द लेवल ऑफ माउथ, चेन स्टोक्स तरह की हमको रेस्पिरेशन मिलेगी जो कि साइंग और इरेगुलर रेस्पिरेशन होती है कि जो रेट होगा रेस्पिरेटरी वो 2 to 4 बीट्स पर मिनट, 4 रेस्पिरेशन पर मिनट होगा। पल्स बिल्कुल इम्परसेप्टेबल होगी, प्यूपल्स विल बी डायलेटेड, लेकिन अगेन कि वही जो लाइट के खिलाफ उनका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा होगा। फेटल डोज इसकी क्या है? फेटल डोज है ओपियम की 2 ग्राम्स या 10 मिलीलीटर ऑफ टिंक्चर, और चिल्ड्रन में इसकी डोज होती है 1 to 3 ड्रॉप्स और फेटल पीरियड होते हैं 9 to 12 आवर्स। डायग्नोसिस हम किस तरह करते हैं कि ओपियम पॉइजनिंग है, ज़्यादातर केस में हम जो केस आते हैं ओपियम पॉइजनिंग का उसमें यही साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं कि जो पेशेंट होगा उसको पिन पॉइंट मायोसिस हो रहा होगा, चेन स्टोक्स रेस्पिरेशन होगी, पल्स स्लो होगी, साइनोसिस होगा, फ्रॉथ होगा नोज़ और माउथ के लेवल पे, मॉइस्ट परस्पायरेशन होगी स्किन की। और जो ओपियम होती है, ओपियम कराती क्या है, जितनी भी बॉडी की सेक्रेशन हैं उनको इनहिबिट कर देते हैं सिवाय स्वेट की। स्वेटिंग हो रही होती है लेकिन बाकी जितनी भी सेक्रेशन होती है वो इनहिबिट हो जाती है। और फिर ज़्यादातर सवाल में ये भी पूछा जाता है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होती है, क्योंकि जो ओपियम की पॉइजनिंग है वो बाकी सारे डिफरेंट पॉइजन्स या बाकी सारे डिफरेंट तरह के उसके मतलब उसके डिफरेंट डीडीज बन सकते हैं। तो जो ओपियम की पॉइजनिंग है उसको उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं इंट्राक्रेनियल लीजन्स लाइक सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स और पोंटाइन हेमरेज, यूरीमिक कोमा, डायबिटिक कोमा, एल्कोहल पॉइजनिंग, कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, एपिलेप्टिक कोमा, हिस्टेरिकल कोमा या बार्बिट्रेट पॉइजनिंग। इन सब से क्या कहते हैं ओपियम पॉइजनिंग के साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं। तो ये कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं ओपियम पॉइजनिंग के जो हमको याद रखने होंगे। ट्रीटमेंट हम किस तरह कराते हैं? ट्रीटमेंट हम गैस्ट्रिक लवाज यूज़ करें using tepid water or फिर solution of potassium permanganate till the wash water which returns its original pink color, and some solution should be left in the stomach to oxidize the alkaloid that might be excreted in the stomach after absorption। हम टी या टेनिक एसिड का इन्फ्यूजन भी डाल सकते हैं, हम फाइनली पाउडर एनिमल चारकोल और वाटर का भी इन्फ्यूजन करा सकते हैं, और हम क्या कहते हैं जो इंटेस्टाइन है उसको परगेटिव्स या एनिमेटा के थ्रू उसको भी हम बेसिकली क्लियर आउट कर सकते हैं। परगेटिव्स हम कौन सा यूज़ करते हैं? हम मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ करते हैं। इसका जो एंटीडोट है वो नैलेक्सोन है, जो कि याद रखना है पहले नेलोफिन यूज़ होता था लेकिन अब आजकल नैलेक्सोन हम इसका एंटीडोट यूज़ करने लगे। पेशेंट अगर उसको अर्ली साइन एंड सिम्टम्स हो रहे होंगे तो हम उसको ओपन एयर में वॉक कराने को लेके भी जा सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन इट्स रेस्पिरेशन उसको हम आर्टिफिशियल ऑक्सीजन या आर्टिफिशियल ऑक्सीजन कह रहे हैं उसको हम ऑक्सीजन या आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट तब तक चलती जब तक बंदा कोमा से नहीं निकल आता।
पोस्टमार्टम अपेयरेंसेस क्या मिलती हैं? एक्सटर्नली दे वुड बी स्मेल ऑफ ओपियम, फेस बिल्कुल डीपली साइनोस्ड होगा, ऑलमोस्ट ब्लैक होगा, फिंगर नेल्स ब्लू होंगी, नेक की जो वेन्स होंगी दे वुड बी इंगोस्ड एंड डिस्टेंटेड। पोस्टमार्टम लिविडिटी बिल्कुल ब्लैक होगी, फ्रॉथ होगा एट द लेवल ऑफ नोज एंड माउथ। और इंटरनली हमें क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी कि जो स्टमक होगा इट वुड शो द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल सॉफ्ट ब्राउनिश लम्प्स ऑफ ओपियम। ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग और ब्रेन में मार्क डिग्री ऑफ वीनस कंजेशन होगी। ट्रैकिया और ब्रोंकाई विल बी कवर्ड विद फ्रॉथ एंड द लंग्स वुड बी एडिमेटस एंड ब्लड जो होगा वो यूजली डार्क होगा। मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं? सुसाइडल पॉइजनिंग होती है, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होती है और ये इन्फेंटिसाइड के तौर पर यूज़ किया जाता है। जो होमिसाइडल होती है वो काफ़ी रेयर होती है। और जो क्रॉनिक पॉइजनिंग होती है ओपियम की, क्रॉनिक पॉइजनिंग यूजली उन लोगों में, क्योंकि ओपियम के जो एल्कोलॉइड्स जो हैं दे आर काफ़ी एडिक्टिव, ओपियम काफ़ी एडिक्टिव होती है, लोग उसको हाई होने के लिए यूज़ करते हैं या लोग वैसे ही लोगों को इनके इसके ख़िलाफ़ एडिक्शन हो जाती है। तो जो उसके क्रॉनिक पॉइजनिंग के हमको सिम्टम्स मिलते हैं वो यूजली फिजिकल या मॉरल या मेंटल डिजनरेशन होती है। फिजिकल डिजनरेशन हमें क्या मिलती है? टू बी मैनिफेस्टेड एज इमेसिएशन होगी, इन्फेक्शन हो रहा होगा स्किन का, अल्सरेशन होगी, एनोरेक्सिया होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, इम्पोटेंसी होगी, स्टेरिलिटी होगी। मेंटल डिजनरेशन हमें किस तरह मिलेगी कि मेमोरी लॉस होगी, इरिटेबिलिटी होगी, डिप्रेशन होगा, डिमेंशिया होगा। और मॉरल डिजनरेशन ये होगी कि जो लोग बेसिकली इसके एडिक्टिव होते हैं वो ज़्यादा क्राइम्स और डिफरेंट तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। So that was all related to opium. I hope इसकी समझ में आ गया and thank you.